8.1 के स्तर पे आ गई है। और ओवरऑल पूरे पिछले साल की जीडीपी ग्रोथ 8.7 है। कोर सेक्टर में अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं, लेकिन संभावना ये है कि शायद महंगाई का असर दिखने लगा है, और जैसे कि आशंका जताई जा रही थी, काफी कुछ अब जो सेविंग थी या जो स्पेंडिंग थी उन पे असर आ रहा है। हम इसी पे बात करने जा रहे हैं कि इसके बाद अब 2023 के लिए क्या हमारे सामने चुनौतियां हैं, किस तरह की हम उम्मीद करें ग्रोथ रेट की। और चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर अमन अग्रवाल, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के निदेशक हैं, प्रोफेसर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर अमन। हमारे साथ हैं राधिका पांडे जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में सीनियर फेलो, जानी मानी अर्थशास्त्री। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राधिका जी। हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस समरा, एचओडी हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर हैं, राजस्थान में एक बड़ा चेहरा अर्थशास्त्र की क्षेत्र में। आपका भी स्वागत है प्रोफेसर समरा। और गीतांजलि बत्रा जी अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से जुड़ रही हैं, जेएनयू से मैनेजमेंट की प्रोफेसर हैं वहां पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर बत्रा। प्रोफेसर बत्रा, सबसे पहले आपके पास आएंगे। आपकी जो रीडिंग है क्या है, फर्स्ट इंप्रेशन? मैं चाहूंगा सभी लोग अपना एक एक मिनट में रखते हैं अपनी बात, जिससे हम बाकी फिर उसके बाद विस्तार से चर्चा कर सकें। एक मिनट में आप क्या कहना है, जो फर्स्ट रीडिंग क्या है आपकी डाटा की? जी, इट वाज एक्सपेक्टेड। प्राइसेस, इन्फ्लेशन, मतलब पोस्ट कोविड द इकोनॉमी इज ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी एंड प्राइसेस आर राइजिंग। ये हमें उम्मीद थी कि प्राइसेस के बढ़ने से इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का इंसेंटिव इतना थोड़ा सा डिस्करेजमेंट रहता है। सर्वाइवल लोगों के लिए थोड़ा सा इस प्राइस सिचुएशन में, जो प्राइस सिचुएशन मार्केट में है, तो उस केस में मार्केट में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा डिस्करेज रहता है। बट मतलब कि जो हमें एक फर्स्ट इंप्रेशन था कि इट वाज एक्सपेक्टेड, बट वी आर ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी, वी आर ऑन द पोस्ट कोविड, हम रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। तो रिकवरी संतोषजनक है? इट विल टेक इट्स टाइम। जी, प्रोसेस ऑफ रिकवरी। भारत ब्राइट स्पॉट है या डार्क स्पॉट है, या अब कहना मुश्किल है कि आगे जाके किस तरह का जो इकोनॉमीज हैं इमर्जिंग हो या डेवलप इकोनॉमी है, उनमें भारत का कहाँ आपको लग रहा है स्थान इसके बाद? इवन जो हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं जैसे यूएसए, यूके, ये सब इकोनॉमीज भी प्राइस राइज को फेस कर रही हैं। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है यहाँ पर भी। सभी इकोनॉमीज, चाहे वो डेवलपिंग हो चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमीज हो, इस समय इन्फ्लेशन और इन सभी से लगभग सिमिलर सिचुएशन से फेस कर रही हैं। उस हिसाब से एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज आवर सिचुएशन इज बेटर। जी, राधिका जी, आपकी क्या रीडिंग है, फर्स्ट इंप्रेशन? जी, अगर आप Q4 देखें, जनवरी टू मार्च क्वार्टर, इसमें जो गिरावट आई है उसके दो मेन कारण है। एक तो जनवरी में जो ओमिक्रॉन वेव के कारण रिस्ट्रिक्शंस थी, उसके कारण थोड़ा गिरावट हुआ है, और दूसरा जो रशिया यूक्रेन वॉर के कारण जो सप्लाई साइड डिसरप्शन और इन्फ्लेशन के कारण जो गिरावट हुई है। तो ये दो कारण है जिससे कि अगस्त जो हमारी अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर से इस क्वार्टर में गिरावट देखी गई है। ये दो रीजन है। और अगर आप पूरे साल का देखें तो जो हमारा अब जो रीडिंग आया है दैट इज कॉल्ड द प्रोविजनल एस्टिमेट, जो कि एक रिलायबल एस्टिमेट है, क्योंकि अभी तक जो हम देख रहे थे, जो जनवरी में नंबर आया और जो फरवरी में नंबर आया, वो एडवांस एस्टिमेट है, जो कि एक प्रोजेक्शन है 9 मंथ्स के डेटा को लेके। अब जाके 12 महीने का डेटा लेके 8.7% ग्रोथ जो कि पिछले साल की FY 2022 की आई है, जो कि एक रियलिस्टिक ग्रोथ है, जिसमें हमको जनवरी टू मार्च क्वार्टर में वॉर का इम्पैक्ट दिख रहा है, इसलिए ग्रोथ हमारी गिरी है। जो सबसे जो पेन पॉइंट है पूरे जीडीपी के डेटा में, स्पेशली Q4 में, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्शन देखी, मतलब ग्रोथ देखा ही नहीं, हमने -0.2% देखा, जो कि एक सीधा साधा इम्पैक्ट दिख रहा है इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स का, क्योंकि जो सप्लाई साइड डिसरप्शन हुई वॉर के कारण और उससे पहले कोविड के कारण जो डिसरप्शन चल रही थी, उसका सीधा इम्पैक्ट हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिख रहा है। प्रोफेसर अमन, कोर सेक्टर में सर ग्रोथ है, इसके बावजूद मैन्युफैक्चर में कॉन्ट्रैक्शन है, जैसा कि बोल रहे हैं राधिका जी। देखिए जी, मेरे विचार में पहली बात तो जो हमारी ग्रोथ आई है 8.7%, वो विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई ग्रोथ है। किसी विश्व में कोई ऐसी इकोनॉमी नहीं है जहां इतनी तेज ग्रोथ देखी गई हो। तो पहली चीज तो ये है कि जो कोरोना कोविड के टाइम से निकल के हमारा रिवाइवल हुआ है,
वो बड़ी फास्ट स्पीड से हुआ है और ग्रोथ इम्पेटस हमें देखने को मिल रहा है। जरूर जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम है, बट फिर भी काफी अच्छा है। और जो फिस्कल डेफिसिट की भी जो फिगर्स आई हैं वो भी कम आई हैं, तो उससे क्लियर नजर आ रहा है कि वहां पे भी कंट्रोल रहा है, तो वो चीज अच्छी रही है। जहां तक इस साल की प्रोजेक्शंस की बात है, ऑल्दो आरबीआई ने अपने आंकड़ों में गिरावट दिखाई है, 7.8 से 7.2% पे आ गए हैं। आईएमएफ ने आंकड़ों में गिरावट दिखाई है, वो 9% से 8.2% पे आ गए हैं। बट आईएमएफ के आंकड़े और आरबीआई के आंकड़े एक नहीं है, क्योंकि आईएमएफ देखता है जनवरी से दिसंबर साल का कैलेंडर ईयर देखता है, और जो हमारा आरबीआई है वो फाइनेंशियल ईयर देखता है, अप्रैल से मार्च, एक क्वार्टर का डिफरेंस दोनों के अंदर आता है। जहां तक मेरा अंदेशा है, हमारी ग्रोथ इस साल भी अच्छी रहेगी। हम 10% को भी पार कर सकते हैं अगर हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लेके आते हैं, जो अभी तक कंट्रोल में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। करीबन 7.79% की रफ्तार से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते कुछ दाम पेट्रोल के कम हुए थे, तो हो सकता है ये जो रफ्तार है वो थोड़ी कम होए, बट इससे ज्यादा कोई राहत हमें उम्मीद नहीं हो सकती है। और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं आया तो जो आरबीआई ने प्रोजेक्शंस की हैं ग्रोथ रेट कम होने की, वो आसार हमें दिखाई देंगे। अगर हम इन्फ्लेशन को अगले 3-4 महीने में कंट्रोल में ले आते हैं, और जो सरकार के हाथ में है कंट्रोल करना, अगर वो ले आते हैं तो उसको जो है हम फिर देखेंगे कि हम 9% करीब 9-10% की भी ग्रोथ हम हिंदुस्तान में ले सकते हैं। बिकॉज जो मोमेंटम हमें पिछले 1-1.5 साल में इस सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में लाके दिया है, उनकी सपोर्ट की वजह से, उनकी फैसिलिटीज की वजह से, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो जल योजना हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, अलग अलग योजनाएं जो चीजें की हैं उनके, इवन जो फार्मस जो हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करने की बात आयुष के थ्रू है, अलग अदरवाइज है, वो सब योजनाओं का जो प्रभाव है अगले 1 साल में हमें देखने को मिल रहा है, पर अगर वो इन्फ्लेशन नहीं खाती है तब। जी प्रोफेसर सोमरा, आपका क्या रीडिंग है सर? ब्राइट स्पॉट मानेंगे आप जो दुनिया में, जैसे प्रोफेसर अमन कह रहे हैं, सबसे तेजी से बढ़ते हुए हैं, या फिर ब्राइट स्पॉट नहीं बल्कि डार्क स्पॉट कहेंगे? चाइना की तुलना में क्या कहेंगे? अभितर जी, ऐसा मानना है कि मैंने जो फर्स्ट इंप्रेशन की बात कर रहे हैं, इसमें नॉमिनल जीडीपी के अलावा मैंने कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ कहीं देखी नहीं है। और नॉमिनल जीडीपी जो है बेसिकली वो कलेक्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और अपने कंट्री में जो आया वो कलेक्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स थ्रू, अपने को पता है पेट्रोल डीजल और क्या कहना चाहिए गैस, ये जो इनकी प्राइसेस इंक्रीज जो हुई है, इसका इंप्रेशन ज्यादा लगा। ओवरऑल जो ग्रोथ रेट का असेसमेंट है, सभी एजेंसीज कह रही हैं पहले की तुलना में जो उन्होंने पहले प्रेडिक्ट किया था उससे 1% या 1.5% कम जाने का अनुमान लगा रहे हैं वो। लेकिन यदि हम 7-8% पे भी टिके रहते हैं, अच्छी बात है। जैसा अमन जी कह रहे हैं 10%, थैंक गॉड, और अच्छी बात है। लेकिन मोदी सरकार के जो 10 साल का टेन्योर होगा और आने वाले 2 साल इनके बच्चे हैं, इसमें यदि 8% से भी बढ़ लेता है इंडिया, तो मैं नहीं समझता कि इनके टाइम का एवरेज ग्रोथ रेट 10 साल का 4% से ज्यादा रहेगा, 4 या 4.5% रहेगा। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मैं अपनी फेवरेट हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा है चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे, चोरी चोरी चुपके दिल में उतरे, स्वाद से सबको दीवाना कर दे, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि क्या अब जो आंकड़े आए हैं 2021 की जीडीपी ग्रोथ के, वो क्या 2023 के लिए एक अच्छी पिक्चर तस्वीर पेश करते हैं? सुनहरा भविष्य में दिख रहा है क्या? प्रोफेसर, आपको क्यों लग रहा है कि दिक्कत वाली हालत है? आपको क्या आपने कोई उदाहरण नहीं दिया, सब आप बोल रहे हैं कि ऐसा होगा? मैं उदाहरण देता हूँ। अभी सरकार का एक रिपोर्ट आया है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। वो तो सरकारी डॉक्यूमेंट है। क्या कह रहे हैं वो
कि आप 25,000 रुपए या उससे ज्यादा कमाते हैं तो दुनिया आप देश के 10% धनवान लोगों में। मुझे आप एक चीज बताइए, इसका सीधा सीधा इंटरप्रिटेशन क्या है? 90% पॉपुलेशन का क्या मतलब है इसमें सोचना है कि उनकी इनकम 25,000 से कम नहीं है? हमारा इस तरह का राष्ट्र कुछ सरकार का डेटा है, मेरा नहीं है। दूसरा, FRBM एक्ट की जो बात कर रहे हैं 3.4 की कंडीशन हम कहाँ फॉलो कर रहे हैं? हमारा तो डिफिसिट 8% के आसपास चल रहा है। इमीडिएट आने वाले दिनों में आप क्या सोच रहे हैं? कम से कम 6-8 महीने तो मुझे नहीं लगता कि सरकार वापस रिकवरी करके और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी। इवन मैं तो नहीं समझता कि RBI का जो एक टारगेट है, जो बॉर्डर है, उसमें भी नहीं आ पाएंगे अभी 6-8 महीने में, तो वैसे ही मुझे नहीं लगता। तो फिर आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ फेल हो गया कोई पास हो गया, मुझे इस चीज से किसी से मतलब नहीं है। मैं तो डेटा के आधार पे आपको असेसमेंट बता रहा हूँ किस तरह का एक हमारा सिचुएशन सरकमस्टांसेस कंट्री का बन रहा है। तो हम किस ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं? 8% ग्रोथ रेट ले भी लेंगे और तो हम 10 साल का यदि इनका पीरियड असेस करते हैं, 10 साल का एवरेज ग्रोथ निकालोगे तो कहीं 4% बैठेगा वो आपका। तो फिर हम इसको किस तरह का मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आपने रिपोर्टों का हवाला दिया, आपने आंकड़ों का हवाला दिया, ये जो आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो मैं भी हेडलाइन देख चुका हूँ। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन सा मोदी सरकार का, मैं आपसे रिपोर्ट की बात नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन सा डिसीजन आपको लगता है मोदी सरकार का इकोनॉमिक पॉपुलिज्म रहा है या पॉलिटिकल पॉपुलिज्म रहा है? पॉलिटिकल पॉपुलिज्म का जो इकोनॉमी पे असर, किसका इकोनॉमी पे असर पड़ा हो? किसका इकोनॉमी पे असर पड़ा हो? सभी डिसीजन में सक्सेस रहे हैं, सभी डिसीजन में इनको एडवांटेज मिला, हर जगह इलेक्शन जीते और पूरे देश में छाई है बीजेपी, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रोफेसर सोमरा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ पॉलिटिकल डिसीजन कौन सा रहा जिससे इकोनॉमी पे नकारात्मक असर आया हो, या इकोनॉमिक डिसीजन कौन सा रहा जिससे इकोनॉमी आपको लगता है कि बैड शेप में है? पॉलिटिकल डिसीजन से कम जनता पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। इकोनॉमी का तो मैं ये नहीं कहता कि उस पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा या नहीं पड़ा, क्योंकि उनके जो रिजल्ट है ना, उनका कहीं कोई लेखा जोखा और कोई रिजल्ट का कोई अकाउंट्स है ही नहीं। हकीकत ये कि जनता जरूर हमारे देश की तो आप कह रहे हैं कि 4-5% ही ग्रोथ रेट बैठेगी 10 साल का एवरेज। तो क्या कारण रहा, कौन से कारण रहे? मोदी सरकार ने ऐसा क्या कर दिया? इकोनॉमिक फ्रंट पे फैले हमने, तो हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को हम अट्रैक्ट कर पाए हैं। देख लो आप, खूब आके हमारा जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है। एक तरफ आप कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि इकोनॉमिक फ्रंट पे फेल है, फिर दूसरी तरफ आप तुरंत आप बोलते हैं कि इकोनॉमिक फ्रंट पे फेल हो गए हैं। हाँ, आत्मनिर्भर भारत अभियान कहाँ सफल रहा? मुझे बताइए, क्या सक्सेस केस रही? रहा सवाल हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, वो तो कंटिन्यूसली इन दिनों तो डिक्लाइन हो रहा है, बढ़ कहाँ से रहा है? इवन आपका FII तो लोग निकाल रहे हैं धमाधम इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद। जो ही हमारा RBI ने और अपना जो ये बढ़ाया था रेपो रेट, उसके बाद में लोगों ने तो निकालना शुरू कर दिया था। तो सडन उसके इम्पैक्ट देखो ना आप, इन्फ्लेशन रेट सडन हमारे 7.09 पे चली गई, हमारा होलसेल जो इन्फ्लेशन है 15.09 हो गया। तो कौन सा 2023 आपके लिए क्या लेके आ रहा है? ग्रोथ रेट अच्छी रेट लेके आ रहा है? मैं तो हमेशा आशावादी हूँ, मैं तो ये सोच के चल रहा हूँ बहुत अच्छा आएगा, लेकिन रियली जो हो रहा है वो भी देखो। क्या अनुमान है आपका 2023 में? आपको क्या लग रहा है ग्रोथ रेट क्या होगी? मेरे को कह रहे हो? जी, हो सकता है, मैं तो सभी एजेंसीज कह रही है 7-8 है या 9 भी कह रही है कुछ, तो एवरेज 8 ही मान के चल रहा हूँ मैं, तो 8% रह सकती है आने वाले 2 सालों में, कोई बड़ी बात। और महंगाई का मुझे तो नहीं लगता इमीडिएटली कोई ये कंट्रोल कर लेंगे और विद इन लिमिट आ जाएंगे, मुझे तो अभी यही नहीं लग रहा है। जी प्रोफेसर अमन, मैं चाहूंगा आप भी जवाब दें। प्रोफेसर सोमरा का कि कह रहे हैं कि 25,000 रुपए कमाते हैं तो आप अमीर हो जाते हैं इस देश में, उस देश के लिए अब क्या भविष्य होगा? मैं तो बड़ा खुश हुआ इस चीज को सुन के। अगर मैं 10% में आता हूँ 25,000 रुपए कमा के, इससे ज्यादा मोटिवेशन फैक्टर क्या हो सकता है? एक बार एक कांग्रेस ने रिपोर्ट निकाली थी 10 साल पहले प्लानिंग कमीशन के द्वारा कि अगर आप 4 रुपए या 2 रुपए में आप खाना खाते हैं तो आपको खाना मिल जाता है इतने में खाना। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि अब तो हम तो ज्यादा का खाना खाते हैं। अगर 25,000 रुपए कमा के हम हिंदुस्तान की 10% रिच देशों में आ जाते हैं तो मैं तो बहुत लकी फील करूंगा। देखिए जी, पहली बात ये अमीर लोग हैं, नहीं सिर्फ ऐसे 10% लोग हैं, और ऐसे सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब इसका मतलब है कि भारत में बाकी लोग इससे कम कमाते हैं। तो ये तो आपके लिए बड़ी, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। आप अपनी बात क्यों कर रहे हैं? मैं तो इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में लोग कैसे कमाते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो, श्रीलंका हो और जो आसपास के देश हैं, उनमें एक चीज हम जिसे कहते हैं पैरेलल इकोनॉमी। पैरेलल इकोनॉमी का क्या मतलब है? जितना हम कमाते हैं उतने पे टैक्स नहीं देते हैं, आधी से ज्यादा तनख्वाह पे हम टैक्स नहीं देते हैं जो हम कमाई करते हैं।
और ये इकोनॉमी के आंकड़े बहुत पहले आते थे, ब्लैक मनी और ब्लैक मनी की रिपोर्ट्स आती थी, उनमें कुछ आंकड़े निकल के आते थे जब कुछ सरकारी लोग उसमें इन्वॉल्व होते थे। पर अभी भी आज के समय में भी देखिए तो हमारी पैरेलल इकोनॉमी उतनी ही स्ट्रांग है जितनी नॉर्मल इकोनॉमी। मतलब कहने का ये है कि कोई अगर कह रहा है कि 25,000, तो हो सकता है वो 50, 60, 70 हजार रुपए पर महीना कमा रहा हो। तो ये कहना कि सिर्फ 25,000 रुपए की बात है और इससे हम लोग गरीब हो गए, अमीर हो गए, ये चीज ठीक नहीं है। हाँ, हमारे देश में गरीबी है, उस गरीबी को हटाना भारत सरकार का प्रथम कर्तव्य है। एक आदमी के पास आज भी हम रोटी, कपड़ा, मकान की बात करते हैं। कल मैं एक प्रोग्राम में था जहां आवास योजना की बात हो रही थी, कितना 1 लाख 1.5 लाख के अंदर घर बन रहे हैं, उसके बहुत अच्छी बात है। पर अगर हम 75 साल के बाद भी हम रोटी, कपड़ा, मकान की बात कर रहे हैं तो ये चिंताजनक है। हमें क्या अभी और 75 साल लगेंगे लोगों को निकालने के लिए कि उनको एक घर पे छत दी जाए और रोटी, कपड़ा और मकान की बात करें? ये सरकार को सोचना जरूरी है। जहां तक उन्होंने कहा ये बात ठीक है, पर ये कहना कि देखिए बात पुराने आंकड़ों के हिसाब से अगर हमारा 10% ग्रोथ हो जाए और 12%, 13% इन्फ्लेशन हो जाए तो नेगेटिव ग्रोथ हो जाती है, उसका क्या फायदा है ऐसी ग्रोथ का? तो अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड ग्रोथ रहती है, जैसे राधिका भी बता रही थी, अमेरिका के अंदर 8.5% इन्फ्लेशन चल रहा है और वहां पे अगर आपकी ग्रोथ होती कम होती है तो उससे होता जो कुछ फ्लोज बाहर गए हैं अभी वो इसीलिए गए हैं कि फेड ने एग्रेसिवली, यूएस की फेड ने एग्रेसिवली रेट बढ़ाए हैं। कहां उनके रेट फिक्स डिपॉजिट्स और उसके ऊपर 0.5%, 75 बेसिस पॉइंट, 1% तक होते थे, आज की डेट में वो 3, 4, 5% है। तो नेचुरली कोई निवेशक अगर वो पैसा सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स के बेसिस पे रख रहा है हिंदुस्तान में तो वो वापस लेके जाना चाहेगा, बिकॉज हिंदुस्तान का रुपया भी थोड़ा डामाडोल पिछले कुछ महीनों में हुआ है। जब से ये नवंबर दिसंबर में ऑयल की बात हुई तब से कुछ थोड़ा डामाडोल हुआ है रुपया भी, तो उसको थोड़ा डर लगता है कि भैया अभी तक तो स्टेबल था, अगर कल को और गिर गया तो मेरे को जितना पैसा मिलना चाहिए इंटरेस्ट की वजह से वो इतना पैसा मेरे को नहीं मिलेगा डॉलर के अंदर या यूरो के अंदर। तो इसलिए वो पैसा निकाल के, जब उसके देश में अच्छे रेट मिल रहे हैं तो इसलिए निकाल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करीबन $7 बिलियन, इसमें करीबन $2 बिलियन री इन्वेस्टमेंट है। जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वही री इन्वेस्ट कर रहे हैं। 4 से 5 बिलियन डॉलर नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट आ रहा है हर महीने। अब आप सोचिए जब वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो कहीं से तो आ रहा होगा ना, चाहे वो उद्योग में जाए, चाहे वो सर्विसेज में जाए, चाहे वो एग्रीकल्चर में जाए। तो मेरे विचार में सारे सेक्टर्स में ग्रोथ की बड़ी अच्छी ग्रोथ फैक्टर की उम्मीद की जा सकती है। इस सरकार ने इवन एग्रीकल्चर में उन्होंने एग्रीकल्चरिस्ट के रिकॉर्ड्स किए गए हैं ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी दिए जा सके। उनको जो सब्सिडी ले रहे हैं, जिनको सब्सिडी मिलनी चाहिए उन्हीं को मिले, जो अमीर फार्मर्स हैं उनको ना मिले। इसी तरीके से इस सरकार ने इतनी नकेल कसी है एनपीएस के ऊपर कि आप पिछले 4 सालों में बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, कितनी सारे के सारे बैंक प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहे हैं, एनपीए के फिगर्स नीचे दिखा रहे हैं। जो भगोड़िए पैसे लेके चले गए थे किसी भी वजह से, उनको लेके आए हैं, उनका पैसा भी लेके आए हैं। पिछली कितनी सी सरकारें नहीं हैं हिंदुस्तान में, पिछले 70 सालों में हमने कभी नहीं देखा कि बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे टाइप करने के लिए आते हैं। पिछले 3-4 साल में अमेरिका से टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हिंदुस्तान से बात करने आए, नहीं तो हर बार हमारे मंत्री जाते थे या हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जाते थे, चाहे वो अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। पूजा जी अब सब्जी लेने घर से थैला लेकर जाती हैं। रमेश की चाट का मजा अब कागज की प्लेट और लकड़ी की चम्मच से आता है। राजू की दुकान पर जूस अब कागज के गिलास में सबका गला तर करता है। और अपने पिंटू भैया की आइसक्रीम अब लकड़ी वाली स्टिक में ही मिलती है। हमारी सरकार 1 जुलाई से हानिकारक सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजों को बनाने, बेचने और काम में लेने पर रोक लगा रही है। आप भी हमारी तरह सिंगल यूज प्लास्टिक को काम में लेना बंद करें और पर्यावरण को बचाने की इस मुहिम में सरकार का सहयोग करें। याद रहे 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल बंद। नो मेकिंग, नो सेलिंग और नो यूजिंग। एक ही तो धरती है हमारे पास, इसको बचाएं। सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प अपनाएं।
बिल्कुल प्रोफेसर बत्रा, संक्षेप में मैं चाहूंगा कि सोमराज जी का अगर आप जवाब देना चाहें, या फिर आपका क्या आपके लिए दिख रहे हैं 2023 में, बिल्कुल संक्षेप में, क्योंकि प्रोफेसर अमन आजकल पूरे फॉर्म में दिख रहे हैं, उन्होंने सबको शांत कर दिया है। नहीं, यही तो पॉलिटिकल पॉपुलिज्म है जो अमन जी कह रहे हैं, वो पॉलिटिकल पॉपुलिज्म ही तो, यही तो मैं कह रहा हूँ। और तो मैंने सर, क्या बोला, आपको भी मैंने उतना ही मौका दिया, आपको भी मैंने उतना ही मौका दिया। अब अपना बिल्कुल सक्सेस है, वो इकोनॉमिक पॉपुलिज्म नहीं प्राप्त कर पाए। देखिए, जो भी सरकार रही हो, वॉर सिचुएशन जब भी आई है, कॉमन मैन ने सफर किया है इन एनी गवर्नमेंट। आप हिस्ट्री देख लीजिए, जब भी वर्ल्ड में किसी भी, चाहे हमारी कंट्री डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, पर वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में अगर वॉर सिचुएशन आती है या ऐसी कोई मेजर अनरेस्ट रहता है वर्ल्ड में, तो बिकॉज इट इज अ ग्लोबल इकोनॉमी, तो हम बाकी देशों में जो हो रहा है उससे बच के नहीं रह सकते। द थिंग इज कि हम उन सिचुएशंस में भी अपनी इकोनॉमी को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान ना हो चीजों में, सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे, ये जरूरी है। जैसे कि प्रोफेसर अमन ने कहा कि एक इमेज बिल्डिंग बहुत जरूरी है देश की। इट वर्क्स, a strong leadership is not it works, it gives an impression, it gives, मतलब एक लोगों का एक apprehension बनता है। चाहे घर में आप एक strong family member देखिए कि एक strong leader, चाहे देश में एक strong leader हो, उससे एक पूरा environment बनता है, एक impact बनता है, एक माहौल बनता है जिसे कहते हैं। सरकार ने जो भी सरकार की डायरेक्शन रही है, चाहे वो अपनी इकोनॉमिक इंसेंटिव्स को लेकर या पॉलिसीज को लेकर, कि सरकार ने हमेशा डायरेक्टली बॉटम ऑफ द पिरामिड पे जो लोग हैं, जो सबसे गरीब, जो हमारा बॉटम ऑफ द पिरामिड जो जिसे कहते हैं कि सबसे लो इनकम ग्रुप है, उस इनकम ग्रुप को डायरेक्टली मैक्सिमम बेनिफिट दिया जा सके, मिडिलमैन एलिमिनेट हो। जो सिस्टम में हेराकीज बनी हुई थी, कौन सी सरकार आप बताइए कि डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करती है? जैसे अभी प्रोफेसर अमन कह रहे कि पैरेलल, हर सरकार, दे प्रेफर पैरेलल इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, क्योंकि मोस्टली पॉलिटिशियंस पैरेलल इकोनॉमी से ही उनको बेनिफिट रहता है। डिजिटल इकोनॉमी से डायरेक्टली जो हमारी जनधन योजना है या हमारी आवास योजना है, it is the mindset of the policy makers is to give direct benefit to bottom of the pyramid, जो सबसे नीचे सबसे कमजोर इंसान है, उसको डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाए, और बीच में जो भी लोग हैं उनका शेयर कम हो रहा है। धीरे धीरे हम उस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से अनरेस्ट है सिस्टम में, और वो होगा ही। थोड़ा समय रहेगा जब तक ये सिचुएशन सिस्टम में अनरेस्ट मतलब मिडिलमैन का शेयर, प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर ऑफ द मिडिलमैन कम रह रहा है, कम हो रहा है, जिसकी वजह से मिडिलमैन अनरेस्ट में है। इसमें सिस्टम में अनरेस्ट तो अच्छी बात है ना, ये तो बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी वजह से जिसका शेयर कम हो रहा है वो अनकंफर्टेबल है। ओके, ठीक है, जी। तो ये चीजें टुवर्ड्स अ न्यू इक्विलिब्रियम जा रही हैं। We are heading towards a new equilibrium situation, जहां पर न्यू नॉर्मल की ओर जा रहे हैं। न्यू नॉर्मल की ओर जा रहे हैं। प्रोफेसर, आपको इसी से दिक्कत है कि न्यू नॉर्मल आ रहा है? अमन जी ने कहा था ना कि 4 रुपए या कितने रुपए की थाली खाते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। कौन से 4 रुपए की थाली कौन खिला रहा, मुझे बताइए ना, कहाँ खा रहे हैं? ठीक है, लिमिटेड लोगों तक एक बार कोई प्लान शुरू कर दिया, लॉन्ग टर्म वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट रहती है? आप खुद ही देखिए। नहीं, कांग्रेस के नेताओं के उस समय बयान थे कि हाँ, मैं 5 रुपए खाना खा सकता हूँ, 10 रुपए खाना खा सकता हूँ। जब तक हम जैसे लोग इनकी डिबेट करते रहेंगे, वो बयान देते रहेंगे स्वतंत्र, जिसमें कोई संदेह नहीं है। इन चीजों का और हाल रिजल्ट जो है कंट्री के सामने 75 ईयर्स अपने देख लिए इंडिपेंडेंसी के, मुझे नहीं लगता कोई बढ़िया रिजल्ट। ठीक है, हम ठीक है, आप पूरे देश के बारे में जहाँ के लोग प्रोफेसर कमरा, मैं बस खत्म करूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप देश के बारे में इतने निराशावादी क्यों है? आप पूरे देश के बारे में, जहाँ हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आप तो उसका पूरा बेड़ा गर्क करके रखे हुए हैं। देश बहुत अच्छा है, देश के लोग बहुत अच्छे कमा के खाना चाहते हैं, घर गृहस्थी चलाना चाहते हैं। हमारी पॉलिसी फ्रंट पे जो है ना, हमारी सरकारें फैले हुआ,
इस चीज को मैं बिल्कुल, अगर देश अच्छा है, देश के लोग अच्छे हैं, तो देश के नेता कैसे बुरे हो जाएंगे फिर? मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, वो आप बोलो, आपको अधिकार है बोलने, हमें नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं देश अच्छा है, देश के लोग अच्छे हैं, देश के नेता बुरे कैसे हो जाएंगे? स्टेटमेंट पे अभी भी कायम, जिस देश के नेता, जिस देश के लोग अच्छे हों, जिस देश के जो है ना, जो देश अच्छा हो, वहाँ की जो है ना पॉलिसी कैसे खराब हो जाएगी, नेता कैसे खराब हो जाएंगे? जब भी ये देश चल रहा है, अदरवाइज कोई चारा नहीं था चलने का। आप क्या समझते हो, हमारी पॉलिसी मेकर्स ने चलाया है क्या? मैं बता रहा हूँ ना, पिछले 15 साल का डेटा देख लो और ये 10 साल का इस सरकार का डेटा देख लो, कोई चीज इकोनॉमिक सिस्टम से हुई हो या इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉलो की हो तो मुझे बताओ। सब अपने भगवान भरोसे चल रहा है, वो अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी का यही असर होता है। प्रोफेसर मुझे याद है कि जो है ना, पहले हम सुना करते थे कि एक प्रधानमंत्री हमारे देश में थे, वो मौन रहा करते थे, वो कहते थे कि देश अपने आप चलता है, बोलने की क्या जरूरत है। हाँ, वो ज्यादा बेटर थे, वो ज्यादा बेटर, देश अपने आप चल रहा है। बिल्कुल समझ गया आपका इशारा। सचमुच में क्या आज भी यही हालत है? स्वतंत्र जी, जो देश अपने आप चले उसे बढ़िया राम राज्य कोई नहीं हो सकता। और हम जैसे जो राम राज्य से और महाभारत के टाइम से और पुरानी सिविलाइजेशन है, ये हम अच्छी तरह समझते हैं। कोई चीज अगर अपने आप चल रही है, हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी में हर एक पार्ट अपने आप अगर काम कर रहा है तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती है। अगर उसको हर एक चीज के लिए कोई दवा दारू या कुछ और चीज चाहिए होगी तो वो चीज अच्छी नहीं होती है। तो जहां पे मिनिमम इंटरवेंशन होके काम हो सके वो सबसे बढ़िया रहता है। कोई भी देश आज के समय में और पहले भी कभी ऐसा नहीं रहा है जो अपने आप चले, क्योंकि नहीं तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। सारा कुछ अपने आप सिस्टम मैकेनाइज करके तरीके जैसे हमारा शरीर में चलता रहता। पर उनकी रिक्वायरमेंट है वहां पे, चाहे कुछ चीजें ठीक होती हैं, कुछ चीजें खराब होती हैं, कुछ डिसीजंस ठीक निकलते हैं, कुछ पॉलिसी ठीक तरीके से लागू हो पाती है, कुछ पॉलिसी ठीक तरीके से लागू नहीं हो पाती। जैसे मैंने कहा, शायद मेरे मित्र ने नहीं सुना, 75 साल में आज भी हम रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहे हैं। ये सरकार को सोचना होगा कि हम 75 साल के बाद भी रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं घर बना के दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई हमारे लिए। ये चीज बहुत बड़ी चीज है जो सरकार को सोचनी चाहिए कि हमें कितने साल और लगेंगे कि हम इस रोटी कपड़ा मकान से बाहर निकल पाएंगे। पॉलिटिकल पॉपुलिज्म आ रहा है, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं रहा है इकोनॉमिकली। देखिए जी, सो सारी सरकारें करती आई हैं, गरीबी हटाओ। पहले इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाएं, गरीबी तो अभी भी रह गई, पहले भी रह गई, वो भी चली गई, फिर भी गरीबी रह गई। दुनिया भर की चीजें हुई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं अभी। पर आप ये देखिए, डिमोनेटाइजेशन से, जब डिमोनेटाइजेशन हुई उसी समय मेरा एनडीटीवी में इंटरव्यू किया, उन्होंने 3 महीने बाद रिले किया। उसमें मैंने कहा ये लेस कैश इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में जाएगा और सबसे ज्यादा बेनिफिट, मैं एक बात कहता हूं, मैं लिखा भी है इसके ऊपर काफी, और ये है कि एक आम आदमी जो पहले रुपया 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए कमाता था, दिन के कमाता था, ठीक है जी, ऐसे बहुत लोग हैं जो 5-10 रुपए दिन के कमाते हैं। बहुत बड़ी चीज नहीं है, लोग 5-5 10-10 रुपए कमाते हैं, 1-1 रुपए की रोटी खाते हैं हिंदुस्तान के अंदर। ऐसे लोग हैं और ऐसे सारे प्रांतों में, नोएडा जैसे, दिल्ली जैसे शहरों में ऐसे लोग हैं जो इतना कमाते हैं। सिर्फ वो लोग भी जो कमाते हैं उनकी सिक्योरिटी 0 थी। क्यों? अगर 10 रुपए किसी ने चोरी कर लिए तो कौन से थाने में जाके रिपोर्ट लिखाएगा या कौन से थाने की जाके डंडे खाएगा? अब आप बैठे रहो, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के नॉर्म्स लेके बैठे रहो और आप ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप के नॉर्म्स लेके बैठे रहो और फिर पीटते रहना ढोल। आने वाले 75 साल और निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। जो कंट्री प्रोग्रेस करेगा, रेवोल्यूशन लाएगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाएगा, वहां पॉल्यूशन भी होगा, इस सेटअप में तो होगा। आप कौन सा वहां मुझे बताइए स्मोकलेस बिल्कुल बहस अंतिहीन बहस है। प्रोफेसर सोमरा आपकी बात सुनी और उम्मीद करना चाहिए कि सारे पक्ष जो है ना हमें 2023 में कॉन्स्टिट्यूशन की ओर बढ़ते दिखे। आप सभी लोगों की चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देखते रहिए चाइना से कोई बहुत बेटर नहीं आप। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। हर सदस्य यहाँ सुना रहा बदलाव की कहानी, क्योंकि परिवार ही है हमारी जिंदगानी। बदल गया है अपना परिवार, नया जैसा मिल रहा हर बार। हेल्थ के टिप्स हो, चाहे आज के इस पेंडेमिक दौर में पॉजिटिव एनर्जी की संचार की बात हो, परिवार का परिशिष्ट जो आता है पत्रिका के साथ में, वो मेरे परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है।
I congratulate Rajasthan Patrika for this wonderful effort. Thank you. परिवार मैगजीन द्वारा हमें जहां हेल्थ टिप्स, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है, मनोरंजक कहानियां बच्चों के लिए, इन सब परिवार के सभी लोगों का ध्यान रखा गया है कि जहां सब चीजों से बढ़कर संस्कार होता है, हर एक बात का कोई ना कोई आधार होता है, रिश्ते जहां आपस में मिलकर खिलखिलाते हैं, एक ऐसी ही जगह जिसका नाम परिवार होता है। परिवार के सदस्यों की सेहत को लेकर